Hello students, today we are going to discuss some topic of our chapter 3 which are actually eliminated from our syllabus. Okay, so here all this topic are already you have taught in your 9th standard and they are again repeated in this standard. So that's why they are eliminated this topic in your syllabus. ये वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी ये टॉपिक्स है उसका क्विक रिव्यू लेंगे अंदर, ताकि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में आइडिया रहे और बाद में क्या रहे कि ये इसके रिलेटेड जो भी हमारे फर्दर टॉपिक है तो वहाँ पे हमको ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े समझने के लिए अंदर, बराबर। तो सबसे पहला एक पॉइंट्स आता है कि गिव सम एग्जांपल ऑफ द मोशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे उसके एग्जांपल दो। तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ है जो कभी ना कभी कोई ना कोई रीज़न से क्या करती रहती है, मोशन करे। सपोज आप अभी जो वीडियो देख रहा हो तो वो वीडियो भी अपने आप में क्या उसकी फ्रेम 1 बाय 1 मोशन में है अंदर, बराबर। और बात करें तो ऑब्जेक्ट्स की, आपके सर पे ऊपर शायद फैन होगा तो वो मोशन में है, बराबर। आपके आसपास बाहर की कोई चीज़ देखो रोड पे तो वो भी मोशन में दिखेगी आपको अंदर, बराबर। तो बहुत सारी चीज़ मोशन में होते हैं। उसी तरह आप अपने इंटरनल की बात करो अंदर, तो आपका लंग्स क्या है, कंटिन्यू कंप्रेस सक्शन होता रहता है अंदर, तो उसका भी हम बोल सकते हैं मोशन में। आपका हार्ट बीट करता रहता है, आपका ब्लड है वो फ्लो होता रहता है, तो वो भी क्या है, मोशन में है कि नहीं अंदर, बराबर। और इवन तो भले आपको लग रहा है कि आप अभी शांति से बैठे हो, पर आप जहाँ पे बैठे हो तो आप अर्थ पे बैठे हो और आपको पता है कि अर्थ हर रोज़ अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्यूशन कर रही है और साथ साथ में सन के आसपास भी रिवॉल्यूशन कर रही है, यानी कि हम बाय डिफ़ॉल्ट मोशन में ही है अंदर, समझ में आ रहा है। तो दुनिया की हर चीज़ एक्चुअल में मोशन है कोई ना कोई, खाली आप देखने का एंगल बदलो तो आपको वो चीज़ मोशन में मिलेगी अंदर, बराबर। फिर उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया गया अंदर कि हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और नॉट, बराबर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है या तो फिर मोशन में, वो हम कैसे बता पाएंगे। तो आपको उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट ध्यान में लेना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज कर रहा है देन यू कैन से दैट इट विल बी इन मोशन। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या रहा है कि वो रेस्ट कंडीशन में, यानी कि स्टेशनरी कंडीशन में अंदर, समझ में आ रहा है। उसके लिए एक हमको एग्जांपल बताया गया है, क्योंकि ये जो मोशन है वो रिलेटिव कंसेप्ट है, यानी कि आप जो रेफरेंस ले रहे हो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है वो डिसाइड होता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल है, सपोज ऐसे समझो आपकी मम्मी है और आप बस में स्कूल जा रहे हो, तो आप खुद हो और आपके पास आपकी बस है, बराबर। जब भी बस पिकअप होगी अंदर, बराबर, यानी कि मोशन में आएगी, तो आपकी मम्मी को कैसे दिखेगा, आप भी मोशन में लगोगे, आपकी बैग भी मोशन में लगेगी। आप भी अपनी मम्मी को देखोगे तो आपकी मम्मी भी आपको मोशन में लगेगी अंदर, क्योंकि आप खुद मोशन में हो, बराबर। पर आपके लिए आपकी बैग क्या होगी, स्टेशनरी होगी। देखो बैग के लिए बात करें तो आपकी मम्मी के लिए ये बैग मोशन में थी, पर जबकि आपके लिए ये रेस्ट में है। तो यहाँ पे सीधा मतलब क्या होगा, आप कौन सा रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में वो मे बी दूसरी चीज़ के लिए रेस्ट में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने वो पोजीशन कौन सी लिया, आपने रेफरेंस कौन से लिया अंदर, समझ में आ रहा है। तो उसके ही रिलेटेड हमको एक दो पॉइंट आगे बोले जाएंगे तो हम देखेंगे। अभी उससे पहले बात करते हैं कि पार्टिकल किसको बोलते हैं अंदर। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये मेरी कार है, समझ लो अंदर, बराबर। और उसने भाई इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया अंदर, या तो फिर मेरे घर से यहाँ पे खड़ी है, तो मैं यहाँ से मेरे घर से उसका डिस्टेंस फाइंड करूँ। मुझे कौन से पॉइंट है, मैं ये वाले पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड करूँ, ये वाले तक, कौन से वाले तक करूँ, क्योंकि हर केस में मुझे 1-2 मीटर का डिफरेंस मिलने का चांसेस है कि नहीं है अंदर, हाँ के ना, बराबर। तो उसके लिए फिजिक्स ऐसा बोलता है कि भाई उसको एक पॉइंट के तौर पे कंसीडर कर लो। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मैकेनिक्स एज इट मीन्स अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैविंग मास, यानी कि एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है और ये एक आइडियल कंसेप्ट है और कभी रियल में वो होता है, क्योंकि आइडियल इसीलिए तो बोलते हैं अंदर, बराबर। और वो हर बार लीनियर मोशन परफॉर्म करता है, ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है अंदर, बराबर। अगर हम उसको पार्टिकल कंसीडर करते हैं तब की बात। अगर मैं मेरी पूरी कार को एक पार्टिकल कंसीडर कर लूँ अंदर, तो ये पार्टिकल जनरली हम कहाँ लेते हैं कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है या फिर उसका सेंटर पॉइंट होता है वहीं पे हम कंसीडर करते हैं, बराबर। और उसके रेफरेंस से जो भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। पर यहाँ पे कंडीशन है कि हर बार डायरेक्टली आप उसको पार्टिकल नहीं कंसीडर कर। पार्टिकल कंसीडर करने के लिए 2 कंडीशंस है अंदर। पहली कंडीशन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी सेड टू बी पार्टिकल
बराबर। तो उसके लिए पहले एग्जांपल समझो। सपोज समझ लो आपका एक बॉल है, आपके पास एक बॉल है, आप बॉल को क्या करो, फेंक रहे हो। तो बॉल के अंदर एक्चुअली में कितने सारे एटम्स हो गए, अंदर कितने सारे पार्टिकल हो गए। तो सबके सब पार्टिकल बॉल जहाँ जाएगा वही डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बराबर। अगर सब के सब पार्टिकल बराबर जो भी आपकी ऑर्गेनाइज डायरेक्शन ऑफ मोशन है वही डायरेक्शन में वो लोग एक्शंस बताएंगे अपने, तो वो केस में सारे के सारे पार्टिकल का एक अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल आप कंसीडर कर सकते हो और उसका जो मोशन डिफाइन करोगे वही मोशन सबका होगा अंदर। समझ में आ रहा है। जैसे मैं अभी 11th की एक थियोरी पढ़ा रहा हूँ, तो जितने भी 11th वाले बच्चे देखेंगे उनके लिए तो काम हो गया कि ना हो गया अंदर, बराबर। तो ये जो वीडियो है वो अपने आप में क्या हुआ, एक अल्टरनेटिव हुआ अंदर। तो यही चीज़ यहाँ पे बोले गए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं पार्टिकल गन रहा हूँ तो कब गिनूंगा उसको, इफ़ इट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल कवर द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, यानी कि उसके सारे पार्टिकल एक जैसा मोशन एग्जिबिट कर रहे हैं, तो सबकी जगह कोई एक का ही डिफाइन कर लो, वही सबका होगा ना अंदर। समझ में आ रहा है। उसी तरह दूसरा आप कब कर सकते हो कि आपके पास जो भी पार्टिकल है अगर उसके बीच का जो डिस्टेंस है अंदर, समझ में आ रहा है, उसके डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा। एट दैट टाइम यू कैन ऑल्सो कंसीडर द गिवन ऑब्जेक्ट एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग सन एंड द अर्थ, ओके, सो दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, उनके डायमेंशन की कम है कि आप अर्थ को पूरा एक पॉइंट समझ के भी गिनो तो पण आपके आंसर में डिफरेंस आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा है नहीं। सोचो अर्थ कितनी बड़ी है और उसको हम पॉइंट लाइक ले सकते हैं कब पर, जब डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या हो, बहुत ज़्यादा हो अंदर। फिर अर्थ और मून के लिए हम उसको पॉइंट लाइक नहीं गिन सकते अंदर, बराबर। वहाँ पे हम सरफेस टू सरफेस या तो फिर सेंटर टू सेंटर हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है अंदर। समझ में आ गया कि ना आ गया सबको इतना पार्ट, हाँ कि ना। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि यहाँ पे हम जो भी मोशन के बारे में बात करें तो उसकी जो फिजिक्स के ब्रांच है उसका नाम क्या है, मैकेनिक्स के अंदर। सो व्हाट इज द मैकेनिक्स, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज एंड डील विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बराबर। जो ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ क्या करते हैं, बात करते हैं अंदर, बराबर। और ये जो मैकेनिक्स है वो अपने आप में 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में अंदर। तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है, द ब्रांच विच ओनली डिस्क्राइब द मोशन विदाउट इट कोजेज, यानी कि कोई भी मोशन वो क्यों हो रहा है, किसकी वजह से वो नहीं देखा, खाली मोशन से एक्सट्रैक्ट होते पैरामीटर को ही देखा जाता है अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। पर जब ये पैरामीटर के साथ मोशन के कोजेज को भी डिस्कस किया जाए एट द टाइम इट विल बी कंसिडर्ड एज द डायनेमिक्स, बराबर। द ब्रांच विच डिस्क्राइब द मोशन विथ इट कोजेज इज नोन एज द व्हाट, डायनेमिक्स बोला जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना बात, हाँ के ना। अब जो मैं बोल रहा था वो पॉइंट यहाँ पे फिर से आ रहा है कि आप अपना रेफरेंस पॉइंट किस तरह से ले रहे हो उससे डिसाइड होता है कि आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है कि स्टेशनरी अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बराबर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, आप अपना मोशन कौन से डायमेंशंस में देख रहे हो उसके हिसाब से आपको आपकी फ्रेम डिसाइड करने का छूट है। अगर 1 डायमेंशन ले रहे हो तो या तो आप एक्स एक्सिस ले लो, या तो वाई ले लो, या तो जेड ले लो। समझ में आ रहा है। तो वो आपका क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा अंदर। उसी तरह अगर आप 2 डायमेंशन की बात कर रहे हो तो या तो आप एक्स वाई ले सकते हो, या तो वाई जेड ले सकते हो, या तो फिर एक्स जेड ले सकते हो। और 3 डायमेंशन में तो एक्स वाई जेड कंपल्सरी लेना ही पड़ेगा अंदर, बराबर। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं अंदर, बराबर। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आप ट्रेन का जो बॉटम है, बराबर, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो फिर ट्रेन के डब्बे को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर रहे हो, तो आप उसके विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी कंडक्ट, क्योंकि ट्रेन का डब्बा जितनी मोशन से आगे जा रहा है आप भी उतनी ही मोशन में उसमें बैठ के जा रहे हो। समझ में आ रहा है। तो ट्रेन के डब्बे के लिए तो आप वहीं के वहीं हो ना अंदर, समझ में आ रहा है। अगर ना होता तो अभी आप 5वें डब्बे में बैठे हो, शायद बाहर भी निकल गए होंगे अंदर। समझ में आ रहा है, बराबर। तो जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनी ट्रेन का डब्बा लेते हो, तो ट्रेन का जो फ्लोर है वो लेते हो, तो एट दैट टाइम यू विल बी सेड टू बी इन स्टेशनरी कंडीशन। बट अगर आप अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके ग्राउंड ले लेते हो, या तो फिर जहाँ पे पटरी लगाई वो स्पेस ले लेते हो, तो उसके हिसाब से आप मोशन में अंदर। समझ में आया। तो ये जो रेफरेंस है उसको ही फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर बोला गया है, पर आप 2 डायमेंशन में लेते हो तो उसको फ्रेम बोलते हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे अंदर, बराबर। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ डिटेल में समझाई गई है, तो आप एक बार रीड करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है, बराबर। अब हमको 2 पैरामीटर समझने हैं, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, बराबर। हमने 9th में ऑलरेडी स्टडी किए थे, पर उससे पहले हम 2 चीज़ के बारे में बात करें। एक स्केलर बोलते हैं, बराबर,
और दूसरा क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो स्केलर का मतलब उसको जहाँ मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू से हमारा काम चल जाए तो उस क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर बोलते हैं। जैसे कि हमारा मास यानी कि वेट, बराबर, हमारा वेट कौन सी डायरेक्शन में वो जानने की ज़रूरत है नहीं है, जितना वेट है वही हमारे लिए इनफ डेटा है अंदर, बराबर। पर अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसमें डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है अंदर उसकी वैल्यू के साथ साथ, तो वहाँ पे वो वेक्टर क्वांटिटी बोली जाएगी, बराबर। आप फोर्स लगा रहे हो, पर अगर गाड़ी को धक्का लगाना है तो फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, पीछे से आगे की साइड लगाना पड़ेगा, तभी गाड़ी को धक्का कंप्लीट डायरेक्शन में लगेगा ना। फिर गाड़ी ऐसी खड़ी है, बराबर, और आप धक्का यहाँ से लगा रहे हो अंदर, बराबर, तो गाड़ी हिलने वाली है नहीं, हिलने वाली है अंदर, समझ में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है कि आप कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो अंदर, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, बराबर, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसके भी दो फिनोमिनन आते हैं, एक आता है पाथ लेंथ आता है और एक क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। पाथ लेंथ क्या बताता है, भाई उसने जितना ट्रैवल किया वो ऐड करके गिन लो तो वो पाथ लेंथ हो गई। पर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि वो जहाँ गया तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी, ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे अंदर, समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। तो ये चीज़ आपने ऑलरेडी 9th में स्टडी की होगी। पाथ लेंथ के लिए हम एग्जांपल की बात करें अंदर, बराबर, तो एक बंदा है ये वाले रेक्टेंगुलर प्लॉट पे चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ तक पहुँचा, तो उसका पाथ लेंथ क्या होगा, ये प्लस ये होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी अंदर, समझ में आ रहा है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता कौन सा पाथ पड़ा, वो खाली इतना देखता है कि दो आपके जो पॉइंट है उसके बीच में डिफरेंस कितना है अंदर, शॉर्टेस्ट डिफरेंस कितना है अंदर। जबकि पाथ लेंथ क्या बोलता है, जो पाथ फॉलो किया उस पर डिपेंड करता है और उसका ट्रैवल डिस्टेंस आपको डिस्टेंस बताता है अंदर, समझ में आया कि नहीं आया। उसकी वजह से जब भी आप पाथ लेंथ की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कंपेयर करो तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा, लेस देन और इक्वल टू का मिलेगा। यानी कि पाथ लेंथ की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट जितनी हो सकती है या तो फिर उससे हर बार ज़्यादा मिलेगी, कभी भी कम मिलेगी नहीं अंदर। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ तो उसकी वैल्यू नेगेटिव भी पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है और पॉजिटिव भी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है देखने का ट्राई करें तो पॉजिटिव तो हमने देख लिया कि अब स्क्वायर पे यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। अगर वही स्क्वायर पे वो खुद जहाँ था वहाँ पे आ गया तो उसकी इनिशियल पोजीशन दोनों सेम हो गई, तो सेम पोजीशन का सेम पोजीशन से डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे पाथ लेंथ एक्चुअल में बोला जाए तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर मिलेगा, यानी कि एक्स और वाई हो तो आपको 2x + y ऐसा इक्वेशन मिलेगा अंदर। पर जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो ये केस के लिए आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा अंदर, बराबर। अब ऐसा सोचो कि आपका ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया और फिर से यहाँ से रिटर्न हुआ, पर रिटर्न होकर यहाँ पे आ गया, बराबर। तो सीधी सी बात है ये -10 होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल वाली -10 है तो उस टाइम पे आपको -10 मिलेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव भी मिल सकता है। पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हर बार का तो पाथ लेंथ जितनी हो सकती है या तो फिर कम होगी, उससे ज़्यादा कभी होगी नहीं। और डिस्प्लेसमेंट अपने आप में क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है अंदर, समझ में आ रहा है, इसीलिए उसकी वैल्यू हमको क्या मिल रही है, कम मिल रही है। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, तो एक बार रीड कर लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना। अब दूसरे दो पैरामीटर्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी एंड द स्पीड, बराबर। तो क्या है वेलोसिटी और स्पीड, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड अपने आप में क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। अभी एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हर बार दो टाइप के मोशन कर सकता है, या तो फिर उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म टाइप का होगा या तो फिर उसका नॉन यूनिफॉर्म टाइप का। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उसकी जो भी वैल्यू है वो टाइम के साथ ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी अंदर। जबकि नॉन यूनिफॉर्म का बोलता है कि टाइम के हिसाब से उसकी जिस जो भी वैल्यू कंसीडर करे वो क्या होगी भाई, वेरिएबल होगी अंदर, समझ में आ रहा है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है, यूनिफॉर्म यानी कि आप जो भी चीज़ बोल रहे हो उसका बेसिक पैरामीटर कांस्टेंट। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि यूनिफॉर्म मोशन, बराबर, तो उसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पर यूनिट टाइम वो सेम रहेगा, यानी कि उसकी स्पीड सेम रहेगी अंदर, समझ में आ रहा है। पर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हो तो उसका मतलब क्या है अंदर कि आपकी जो स्पीड है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। और एक्चुअल में डे टू डे लाइफ में आप जितने भी मोशन देखोगे अंदर, बराबर, तो वो हर बार क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं। आप जैसे अपनी बाइक लेके घर से बाहर निकले फिर से घर आए अंदर, बराबर, तो आपकी बाइक हर बार क्या होगी, अलग अलग स्पीड लेती है कि नहीं लेती है, कभी 10 लेती है, कभी 20 लेती है, कभी 22 लेती है, कोई भी वैल्यू लेगी अंदर। तो ये क्या है,
सब वेरिएबल है, यानी कि आप जो भी मोशन कर रहे हो वो नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म के कुछ एग्जांपल देना कैसे दे सकता हूँ अंदर, है ना। आपके सर पे शायद अभी पंखा घूम रहा होगा, तो जब तक वो चालू है तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में अंदर, बराबर। तो वो टाइम इंटरवल के लिए उसको मैं यूनिफॉर्म मोशन में गिन सकता हूँ अंदर। पेंडुलम जो होता है उसको यूनिफॉर्म मोशन गिन सकता हूँ अंदर। अर्थ का जो मोशन है उसको यूनिफॉर्म मोशन गिन सकता हूँ। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या है थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है, बराबर। अब मेन चीज़ क्या है कि हमको यहाँ पे स्पीड के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करनी है, बराबर। तो मैंने अभी यही बोला कि भाई हमारा जो एक टाइम इंटरवल का मोशन देखे तो वहाँ पे स्पीड की वैल्यू हो या तो फिर आपका ट्रैवल डिस्टेंस वो हर बार एक जैसा होता नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो जब वेरिएबल चीज़ होती है तो हमारे लिए ऑप्शन क्या होता है कि जितनी भी वैल्यू है सबका एवरेज कर दो। तो यहाँ पे स्पीड और डिस्प्लेसमेंट अपने आप में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं, पर उनकी एवरेज वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मोशन होता है वो जनरली नॉन यूनिफॉर्म बेस होता है अंदर। समझ में आ रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या बोलता है अंदर, ऐसा नहीं कि आपने जितनी जितनी स्पीड पे किया उसका आपका एवरेज कर दो। एवरेज स्पीड क्या बोलता है कि आप सपोज हालोल से बड़ौदा गए, समझ में आ रहे हैं, तो हालोल से बड़ौदा गए और बड़ौदा से फिर से हालोल आए, तो आप चेक करो आपका टोटल पाथ लाइन कितना हुआ। हमको पता है 40 किलोमीटर, तो जाने का और आने का टोटल आपका डिस्टेंस कितना हुआ भाई 80, तो पाथ लाइन आपका क्या आएगा 80 किलोमीटर आएगा अंदर। और डिवाइड बाय आपको टाइम कितना लगा उसके लिए भाई 3 घंटे लगा, तो लिख दो डिवाइड बाय 3, तो ये आपका क्या हो गया एवरेज स्पीड हो गया। याद रखना है एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड का एवरेज नहीं है, आपने जो भी डिस्टेंस डाल किया वो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू रखो और डिवाइड बाय टोटल टाइम लिखो। समझ में आ रहा है। अगर कोई बोलता है कि भाई पहले घंटे में 10 किलोमीटर किया, फिर दूसरे घंटे में 15 किया, फिर तीसरे घंटे में इतने किया, तो सब के सब डिस्टेंस पहले ऐड करो, डिवाइड बाय सब के सब टाइम ऐड करो और फिर डिवीजन करो। इंडिविजुअल हमको करना नहीं है। वो कब कर सकते हैं, जब हमारा बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तभी हमको ये दोनों केस का आंसर सेम मिलेगा, पर नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमको ये आंसर कभी भी सेम मिलता नहीं है अंदर। समझ में आ रहा है। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म के ही दिए होंगे हमको। समझ में आ रहा है सबको बात। अब एवरेज डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे अंदर, बराबर। तो जैसा स्पीड का कंसेप्ट है वही डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो खाली पोजीशन पे डिपेंड करता है अंदर। तो उसमें भी आपको ये देखना है कि पूरी जर्नी में अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यानी कि आपकी फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो। आप हालोल से बड़ौदा गए, बड़ौदा से फिर से हालोल आ गए, जहाँ थे वहाँ पे वापस आ गए, यानी कि फाइनल पोजीशन भी आपकी हालोल थी, इनिशियल भी हालोल थी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया और डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से आपने डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें वो आगे देख लिया, उस तरह से डिस्प्लेसमेंट नेट फाइंड कर लो, बराबर। भले टूटक टूटक दिया पर आपको पूरी इवेंट का इनिशियल और फाइनल पे ही फोकस करना है, इन बिटवीन वाले कोई भी पार्ट आपको ऐड करने नहीं अंदर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको इतना पार्ट, बराबर। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा एवरेज मिलेगा। पर कभी कभी मुझे ऐसा भी होता है भाई एट अ टाइम मेरी स्पीड कौन सी वो जानने की ज़रूरत हो, तो उसके लिए बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो क्या होता है वो हम जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे पहले हमको थोड़ा मैथमेटिक्स का फंडामेंटल क्लियर करना होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, बराबर। तो वो क्लियर करने के बाद हम बोलेंगे अंदर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस दिए गए कि भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो वो जो है पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम है एवरेज स्पीड, जबकि ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन है अंदर। फिर ये स्केलर है और वो वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह से पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव और स्पीड भी आपको हर बार पॉजिटिव मिलेगी, जबकि आपका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तीनों में से कोई भी हो सकता है। और एवरेज स्पीड की वैल्यू वेलोसिटी से हर बार ग्रेटर या इक्वली होगी। जैसा रिलेशन पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में था, सेम टू सेम रिलेशन यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के बीच में भी आपको मिलेगा अंदर, बराबर। और नेक्स्ट चीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं अंदर। क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या बताता है कि कभी कभी हमको ये चीज़ जानने की भी ज़रूरत पड़ती है कि टाइम के हिसाब से हमारी स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, बराबर। बस यही टाइम के हिसाब से स्पीड में आता चेंज, उसको ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। और उसकी डेफिनेशन क्या है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। देखो स्पीड नहीं है यहाँ पे, वेलोसिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन अपने आप में एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, बराबर। तो उसका सिंपल इक्वेशन क्या होगा अंदर कि इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। सिंपल बात है। तो अगर एक्सेलरेशन का इक्वेशन आप लिख रहे हो तो डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी आएगा। अगर आपकी फाइनल स्पीड वी एफ है, इनिशियल स्पीड वी आई है, तो आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या मिलेगा भाई, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय
टी आएगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। और यूनिट क्या होगा वो तो सब जानते हैं। और उसमें अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, जब तक हम इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं समझेंगे डिफरेंशियल फॉर्मेट में तब तक एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, बराबर। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक खाली जो हमारे सिलेबस में से एलिमिनेट किया उसका हमने क्विक ओवरव्यू लिया, बराबर। आपको लग रहा है कि आपको 9th में अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो आप यूट्यूब में से बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है तो वो प्रीफर करके ये कंसेप्ट को पहले क्लियर कर दो, बराबर। और हमारा सिलेबस में अभी नहीं है इसलिए हम उसको डेप्थ में नहीं चलाएंगे, बाकी के इसके रिलेटेड जो टॉपिक है उसको हम डेप्थ में चलाएंगे अंदर। ओके, थैंक यू।